क्या था कि प्रोविडेंट फंड इज अ सोशल सिक्योरिटी, पीएफ जितना जो कटता है किस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया जाता है, ये सारी चीजें एक एक्ट से गवर्न होती है. दिस एक्ट इज नोन एज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट. ठीक है. प्रोविडेंट फंड का मतलब तो समझ गए कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है. मिसलेनियस प्रोविजंस में दो चीज आती थी, वो लिखे और नोट डाउन किया. हैव यू रिटन इट? डिड यू राइट इट इन द लास्ट क्लास? लिखे नहीं है? लिखे नहीं है आप लोग? नहीं आए थे. जो आए थे लिखे हो गए? अच्छा ठीक है. देखो, प्रोविडेंट फंड इज आल्सो नोन एज, ये जो एक्ट है प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, पेरोल कंप्लीट कराने के बाद हम टेस्ट लेंगे आप लोग का. ठीक है. तो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के बाद हम देखेंगे बात. वो एक्ट में वो एक ट्रिपल बेनिफिट स्कीम कहलाती है. दैट इज नोन एज अ ट्रिपल बेनिफिट स्कीम. ठीक है. उसको कहते हैं ट्रिपल बेनिफिट स्कीम. ट्रिपल बेनिफिट स्कीम में क्या होता है कि तीन एक्ट है, इसीलिए इसमें तीन चीजें ऐड की गई है, इसीलिए इसको ट्रिपल बेनिफिट स्कीम बोला जाता है. जैसे तुम लिखते हो ना, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, राइट. पहला कौन सा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. लिखे होंगे कॉपी में. The first one is Employees Provident Fund. This was the first scheme to be introduced in this. ये सबसे पहले आया था 1952 में, यानी कि इसमें पेंशन बाद में ऐड किया गया. पहले ये सिर्फ प्रोविडेंट फंड की तरह ही ऐड किया गया था, सिर्फ कि रिटायरमेंट होने के बाद ओल्ड एज सिक्योरिटी के नाम पे रिटायरमेंट होने के बाद ओल्ड एज सिक्योरिटी के नाम पे आपको एक लमसम अमाउंट प्रोविडेंट फंड की तरह मिले. ओके. ऑनलाइन क्लास चल रहा है? ट्राई करो. कोई नेटवर्क इशू होगा, लेकिन नहीं वेटिंग में नहीं. तो एक बार फिर ठीक है. क्या हो गया? प्रोविडेंट फंड फिर शुरू हो गया तुम लोग का. प्रोविडेंट फंड पहले चीज थी जो इस स्कीम में ऐड की गई. द सेकंड थिंग इज, वो कहाँ है अंकित राज? कहाँ है? Employees Provident Fund. Okay. The second one is EPS, Employees Pension Scheme. ये आया 1995 में. 1995 में. हाँ, बस थोड़ा रिवाइज ऐसे करने को ना तो हम कर देते हैं. ये लिख चुके हैं आप लोग. हो गया है पीएफ. आज पेरोल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. 1995 ये रिप्लेस किया था. देखो बस हम ऐसी नॉलेज के लिए बता देते हैं. सरकार की एक फैमिली पेंशन स्कीम थी, उसको ये रिप्लेस किया था, पेंशन स्कीम. ठीक है. और तीसरा EDLI क्या है फुल फॉर्म? देख के बताओ कॉपी. एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, ये बताओ. EDLI, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या होता है? मेडिकल इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम लोग? लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? क्या होता है इंश्योरेंस? बोलो. ऐसा फैसिलिटी है ना, इसमें अमाउंट फिक्स करने को उसमें इंक्रीज होता है फिक्स रेट पे. क्या होता है? नहीं, कोई भी एक्सीडेंट होता है नहीं वो भी नहीं. क्यों इंश्योरेंस लेते हो बताओ? किसी भी टाइप का इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? कोई रिस्क है लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ की रिस्क है. मेडिकल इंश्योरेंस में किसी बड़ी बीमारी के हो जाने का रिस्क है. उस रिस्क के अगेंस्ट जो प्रीमियम हम डालते हैं, जस्ट कि अगर वो हो जाए तो उसको कवर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस. तो ये चीज तो है ही ना कि एम्प्लॉय इज वर्किंग, ही माइट डाई ड्यूरिंग द वर्क, और उसके मर जाने से
उसकी फैमिली के ऊपर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। तो EDLI को भी 1976 में ऐड किया गया था, which means कि अगर एम्प्लॉइज की डेथ हो जाती है तो इन दैट केस उनके डिपेंडेंट को पैसा मिलेगा उसे। ठीक है, देखिए आप जो 12% की बात करते हैं ना, ये पीएफ का पैसा आपका 12% कटता है, आपको कोई मतलब नहीं है इससे कहाँ क्या जा रहा है, आपका 12% कट गया, काम खत्म आपका। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है उसका पैसा डिवाइडेड होता है पहले, उसमें से ये जो तीनों स्कीम है ना, इसमें से ईपीएस में उसका 8.33% जाता था 12% का, 12% में 8.33% ईपीएस में एम्प्लॉयर का जाता था, 3.67% सिर्फ प्रोविडेंट फंड में जाता था, इसीलिए बहुत सारा पेंशन मिलता था। समझ में आई बात? इसीलिए इतना पेंशन मिलता था। और अब ये सारा पैसा किसमें जाता है? प्रोविडेंट फंड में। इसीलिए अब क्या हो गया कि जो सरकारी लोग रिटायर होते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलता है, इट्स लाइक टू मच। ये सारा पैसा देखिए, आप सिर्फ 3.67% जाता था उनके प्रोविडेंट फंड में, अब ये पूरा पैसा उसी में जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो होता है, हम आपको पहले ही बता दिए कि ईपीएफओ one of the largest social security organizations in the world है। पूरी दुनिया में ये one of the largest social security का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पैसे का इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि एक बहुत और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इसको रन करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि 7 से 8 लाख के बीच, 7 से 8 करोड़ के बीच में सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज हैं इंडिया में काम करते थे। अब कितने प्राइवेट एम्प्लॉइज होंगे, उनका अपने हिसाब से, मतलब अपनी सैलरी के हिसाब से पेमेंट होना, अलग अलग स्कीम में जाना, उनके नॉमिनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उनके डिस्पोजल का क्लेम, उनका किसी तरीके का कोई लफड़ा है, कहीं स्टॉक है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, ईपीएफओ इज रिस्पांसिबल। ओके, सो दिस इज अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए एम्प्लॉयर का कुछ पैसा इसके एडमिनिस्ट्रेशन के रनिंग के लिए भी जाता है। ओके, डन। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक एंड इट इज आल्सो द लास्ट टॉपिक। हां, एम्प्लॉयर का 12% पूरा ईपीएफ में जाता है। हाँ, अब देखिए एक न्यू टॉपिक, पेरोल प्रोसेस। और इस क्लास में क्योंकि दिस इज द लास्ट टॉपिक, सो आई बिलीव कि काफी पेरोल के बारे में आप जान चुके हैं। अब आप पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। पेरोल प्रोसेस क्या होगा? पेरोल प्रोसेस का मतलब एकदम न्यूट्रल लैंग्वेज हम नहीं पूछ रहे, आप बताइए कि आपको क्या समझ में आता है पेरोल प्रोसेस का मतलब। सैलरी स्ट्रक्चर। हाँ, जब भी मैं पेरोल की बात करती हूँ तो तुम सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में क्यों बात करोगे? पेरोल मैनेजमेंट तो प्राइवेट सेक्टर का भी पेरोल मैनेजमेंट होगा, इन्फोसिस वगैरह में तो अपनी एक टीम है पूरी। नहीं, तुम ये पेरोल मैनेजमेंट क्या होगा बताओ? इतनी हजार तरीके की चीजें, किस पैसा फंसाने की बात कर रहे हो? तो कई पैसे तो तुम बोलोगे तो बिहार गवर्नमेंट में भी जो ऑफिसर है, किसी का अगर एक्सपीरियंस रहा होगा तो यहाँ पेंशन स्टार्ट करवाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, जबकि ये लोग सरकारी एम्प्लॉइज हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में तो काफी दिनों तक सैलरी इरेगुलर रही है टीचर्स का, यहाँ तक कि ऑफिसर्स का भाई, इंजीनियर्स का, पीडब्ल्यूडी में वगैरह में जो लोग थे एम्प्लॉयड थे उन लोगों का, और पेंशन स्टार्ट कराने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होता था। तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप पेरोल मैनेजमेंट की बात करेंगे, पेरोल प्रोसेस की बात करोगे तो क्या समझ में आता है? इतने दिन में क्या समझ में आया बताओ? हाँ, सैलरी स्ट्रक्चर है वही। I'll not allow you like this. This is 11:24. Almost half the class is gone. देखिए, पेरोल प्रोसेस
पेरोल प्रोसेस को हम लोग ब्रॉडली पूरा पेरोल प्रोसेस यानी कि पूरा पेरोल मैनेजमेंट, ठीक है। पेरोल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी का प्रोसेसिंग कैसे होता है। दिस इज नोन एज पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल क्या होता है? पेरोल क्या होता है? मैनेजमेंट नहीं, पेरोल और पेरोल मैनेजमेंट में फर्क है। इफ यू रिमेम्बर, टेल मी व्हाट इज पेरोल? Who said? Very good. पेरोल का मतलब होता है the list of employees who get their salaries paid from the organization is known as payroll. माने आपका लिस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे है, this means you will be getting salary from the organization. What is payroll management now? The process of processing your salary. इसी को कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट। अब देखिए, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, आपने सबसे पहले ये समझा कि कॉम्पेंसेशन पैकेज क्या होता है, ठीक है। कॉम्पेंसेशन पैकेज क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाना चाहते हैं तो we always go by what the organization pays rather than what the organization says. अभी कोई कंपनी यहाँ आती है या तुम कहीं अप्लाई करने जाते हो, ठीक है, वहां पर जाकर के अगर कंपनी बोले मेरा यहाँ ब्रांच है, मेरा वहाँ ब्रांच है, एनुअल टर्नओवर इतना है, ये है, वो है, और सैलरी तुमको दे ही ना सही से, मतलब तुम बीकॉम के स्टूडेंट हो और सपोज कि 10th पास के इक्विवेलेंट का वो तुमको सैलरी ऑफर करे, तुम ज्वाइन करोगे? नहीं। क्यों नहीं ज्वाइन करोगे? तुमको कहाँ फर्क पड़ा कि कंपनी कितना कमा रही है, तुमको कहाँ फर्क पड़ा कि कंपनी का एनुअल टर्नओवर कहाँ है। So that is why what happens that compensation package of an organization is very very important. इसीलिए हम आप लोगों को पहले compensation package पढ़ाए थे और ये पढ़ाए थे उसके साथ साथ कि क्यों जरूरी होता है compensation package का, काम क्या होता है, कि अगर defined compensation package नहीं है किसी organization का, what will be the repercussion on psychology of the employees who are willing to join or who are already working in the organization. Okay? किसी भी compensation package का advantage disadvantage बहुत होता है, process कर लो, next class we'll keep a discussion class, ठीक है। then आप थोड़ा सा revise करके आइएगा ताकि आप class में actively participate कर सकें। discussion is the best way of learning. You will learn more by mutual discussion than by mugging up the subject. Right? पेरोल प्रोसेस का पहला प्रोसेस होता है प्री पेरोल, सेकंड प्रोसेस होता है पेरोल, बना लीजिए चार्ट, थर्ड होता है पोस्ट पेरोल, फोर्थ होता है पे आउट, फिफ्थ होता है रिपोर्टिंग। बातचीत नहीं, देखिए रिपोर्टिंग, प्री पेरोल, पेरोल, पोस्ट पेरोल, पे आउट एंड रिपोर्टिंग। देखिए फोर्थ क्या है मैम? फोर्थ इज पे आउट, फिफ्थ रिपोर्टिंग, फिफ्थ इज रिपोर्टिंग। Now you think and you tell me, पेरोल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? सैलरी प्रोसेस करना, लेकिन सैलरी प्रोसेस करना क्या अचानक से हो जाती है? नहीं। अगर हमको इस क्लास में टेस्ट लेना है
Suppose if I need to take a written test in this class, there are few things that I will need to do. I will have to count the number of students in this class. I'll have to get the photostat of that many number of question paper in this for this class. Then I'll put the then I'll give you the question paper, the actual test जो तुम लोग का टेस्ट कराना है, टेस्ट देंगे, फिर क्वेश्चन पेपर देंगे, टाइम मैनेज करेंगे, जो आप उसमें लिखेंगे वो हम क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसकी मार्किंग करेंगे और एक फीडबैक तैयार करेंगे. ठीक है, फीडबैक तैयार करेंगे कि किसको कितना मार्क्स मिला. अगर उसको मेरिट वाइज अरेंज करना है तो मेरिट वाइज अरेंज करेंगे, अगर रीटेस्टिंग का प्रोविजन होगा तो रीटेस्टिंग करेंगे. तो एक किसी चीज को करने के लिए अचानक से वो चीज तो नहीं की जाती है. देयर इज अ प्लानिंग दैट हैज टू बी डन बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम. आप सोच के बताइए कि प्री पेरोल में क्या क्या आ सकता है. क्या हो सकता है? किसी एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है तो प्री पेरोल यानी सैलरी बनाने के पहले क्या हो सकता है? बताइए. लिस्ट ऑफ नेम्स. एड्रेस डाटा, थोड़ा सा एम्प्लॉय की तरह सोचिए. एड्रेस का डाटा, ठीक है, बताइए. एड्रेस डेटा एंड कितने दिन का एग्रीमेंट उस ऑफिस कंपनी में रहने वाले का एग्रीमेंट है. यू टेल मी. क्या पूछे अभी आप? बोलो एक एक करके नो टॉक. बताओ. पढ़ोगे तब तो जॉब करोगे. ठीक है. देखा जाएगा कितना दिन काम किया है, एक्सपीरियंस. देखो तुम लोग हर चीज को ना दाल का चोखा मत बना दिया करो. ठीक है, तुम बोल सही रहे हो, एकदम सही बात बोल रहे हो कि कितना दिन काम किया है. तो कितना दिन काम किया है, you being a management student should not use this language. You should say number of working days. You should say number of days leaves have been taken. You should say number of absenteeism. आप लोगों को ये पैराग्राफ लिखने की बात होती है ना, तो उसमें वो थोड़ा बकवास ज्यादा लिखने की आदत हो जाती है थोड़ी, कि उसको लंबा करना है. पर वो तो एग्जाम पास करने के लिए है. आपके अपने नॉलेज के लिए तो आपको कीवर्ड्स याद करना होगा ना. इंटरव्यू थोड़ी ना तुम्हारा 3 घंटे का होता है. वो तो 20 मिनट में तुम्हारा पर्सनालिटी जज करके. 15 मिनट में यहाँ देखिए. फिर यू से इट प्रॉपर्ली. सही बोल रहे हो. बोलो. Number of employees, number of working days, number of leaves, number of half days, number of absenteeism. Overtime बिल्कुल. हर कुछ जो लीव कैलकुलेट कर, number of late fine है कर दो. वर्किंग कैपेसिटी को तुम उसमें कैसे फिट करोगे पेरोल सॉफ्टवेयर में? बताओ. देखो अब देखो हम थोड़ा सा गाइडलाइन दे देते हैं, उसके बाद आप और गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए. गुड पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है, देखिए when we say that we need to make payroll, pre-payroll में a major part of pre-payroll will be the planning part. ठीक है. If it is an organization, it's an ongoing process in the organization. Key employees will leave and fresh employees will join. ये होता रहेगा. एकदम रेगुलर चीज है ये ऑर्गेनाइजेशन में कि पुराने एम्प्लॉइज छोड़ेंगे और न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइन करेंगे. In that case, collection of data is a must for pre-payroll process. For example, if an old employee has left, the payroll management has to make sure that proper paperwork has been done in the organization to ensure that there is no repetition in payroll management. जब आप payroll software में data feed कर रहे हैं,
तो ये मेक श्योर करना होगा पेरोल को कि कोई एक्स्ट्रा सैलरी ना बन जाए, क्योंकि ये हमारे लिए समझ पाना ना, एक दो ऑर्गेनाइजेशन में तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, लोग छोड़ दिए फिर लोग आ रहे हैं, तो उनका अगर पेपर वर्क सही से काम नहीं किया हुआ होगा तो दिस प्रॉब्लम कैन अराइज. ओके, there should not be any repetition, there should not be any omission. जो एम्प्लॉइज करेंटली काम कर रहे हैं उनका कोई इंफॉर्मेशन मिस भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, इस चीज का प्रॉपर इंश्योर होना चाहिए. which means pre-payroll is mostly about data collection. You remember this point that pre-payroll is mostly about data collection. आपको हर एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट करना है, प्रॉपर मंथ्स डिफाइन करना है कि किस मंथ का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं. आप अगस्त की सैलरी बना रहे हैं कि सितंबर की सैलरी बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट साल भर हुआ है क्या जिसकी सैलरी अब आपको नवंबर में देनी है, जिसका कुछ बोनस आपको नवंबर में देना है. आप समझ सकते हैं कि हर एम्प्लॉय के साथ लगभग अलग अलग डेटा होता है, होगा ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? तुम बोलो अंकित. इसके लिए जॉब होने की जरूरत नहीं है, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो. बताओ बताओ बताओ. डेटा सेग्रीगेटेड होता है. डेटा सेग्रीगेटेड होता है, तुम बताओ. मेडिकल फॉर्म में टेल मी अदर्स, तुम बताओ सतीश. डाटा में यूज कर रहा है, बायोडाटा है, एक्सपीरियंस जॉब किया है, इतना पिछला पेरोल से मत जोड़ो, सिर्फ बताओ डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है. बिजनेस टैक्स पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत. डेटा इंफॉर्मेशन होता है और इंफॉर्मेशन थोड़ा सा तुम ठीक बोल रहे हो. इंफॉर्मेशन क्या हो गया? नोटिस टाइप हो गया. अच्छा, बोल नहीं पा रहे हो, थोड़ा बहुत समझ ही रहे हो. देखो, अगर बिहार गवर्नमेंट ये बोलती है, ये बताइए कि बिहार में कितने केस आए कोविड के, आप बताइए. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें उनके लोग जाएंगे और डेटा निकालेंगे, ठीक है, कि कितने लोग वहां पर आए, कितने लोग कोविड पेशेंट्स वहां आए, टेस्टिंग हुआ, एवरीथिंग. क्या हो गया? डाटा कलेक्शन करना है. डेटा कोविड पेशेंट्स गए, प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल सब में गवर्नमेंट के लोग गए और वहां से कलेक्ट किए. अब सरकार बोली कि ये बताओ कितने लोग मर गए और कितने लोग ठीक होकर के गए, ठीक है. क्या ये डेटा के लिए तुमको प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी? प्रोसेस करना पड़ेगा ना. when you process data, that is called information. Simple बात. Data is the collection of raw. तुम अपना विशेष टिप्पणी क्लास के बीच में दिया करो. क्लास में उसको बोले थे कि आगे बढ़. आप कुछ बोल भी रहे हैं, फिर भी मेरा नाम तुम्हारा. Data is, अच्छा चुप. Data is raw facts and figures. एकदम बिल्कुल रॉ. तुम कुछ उठा लो, जैसे देखा है ना पीने मॉल और ऐसे बिग बाजार के नीचे लोग घूमते रहते हैं, कूपन वगैरह लेकर के घूमते रहेंगे, ठीक है. डेटा है, ये डेटा लेके कंपनी प्रोसेस करती है. जो कंपनी वाला खड़ा रहता है, मान लो बजाज का कोई खड़ा है या कंट्री क्लब का कोई मेंबर खड़ा होता है, वो प्रोसेस करती है उस चीज को, वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन निकालती है उससे. जब डेटा प्रोसेस हो गया तो क्या बना? इंफॉर्मेशन बना. यही फर्क होता है डेटा और इंफॉर्मेशन. डेटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. So pre-payroll process is mostly about data collection. Okay, pre-payroll is mostly about data collection. Employees का सारा डेटा जो अभी हम लोग डिस्कस किए क्लास में, हर कुछ वो कलेक्ट किया जाता है. प्री पेरोल में
ये भी कलेक्ट किया जाता है कि किस उस पर्टिकुलर कंपनी जिसमें की पेरोल बनना है उसमें उस कंपनी की पॉलिसी क्या है। ठीक है, बहुत जगह पे पेड लीव्स का प्रोविजन होता है, बहुत जगह पे अनपेड लीव्स होता है। आप telling you, don't take it for granted. Okay, you're not interested, mark your get your attendance mark and leave the class. It's as simple as that. प्री पेरोल में जिस कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स, कई जगह पेड अटेंडेंस होता है, कई जगह अनपेड लीव्स होती है, तो हर कुछ कलेक्ट किया जाता है जब पेरोल में फीड करने से पहले, उसको कहते हैं प्री पेरोल प्रोसेस। समझ में आया पहला प्रोसेस? ठीक है, नेक्स्ट इज पेरोल प्रोसेस। अब आप बताइए पेरोल प्रोसेस क्या होगा के बाद होता है और पोस्ट पेरोल के पहले जो होता है वो पेरोल क्या है? क्या होगा पेरोल बताओ? ये एक्चुअल स्टेप है जिसमें आपने जितना डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया, पोजीशन को सैलरी पोजीशन को सैलरी डिसाइड करना इज कॉम्पेंसेशन पैकेज। डेटा वाला क्या बेसिक क्या है? हाँ, प्रोसेस करना इज पेरोल प्रोसेस। दोनों वर्ड में आप डिफरेंस समझिए, डिसाइड और प्रोसेस में। पेरोल प्रोसेस में इसमें एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर डेटा लिया, आपने यहाँ पर उसको प्रोसेस किया, इन्फॉर्मेशन देखा कि वो वेरीफाई करके देखा कि वो प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, देन यू फेड दीज इन्फॉर्मेशन इन पेरोल प्रोसेस। यहाँ पर आपकी एक्चुअल इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी जहां हम अराइव करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल प्रोसेस। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड पेरोल। इस पेरोल ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें सारा कैलकुलेशन होता है। आपका पीएफ कितना कटा, आपका पीएसआई कितना कटा, आपने कोई लोन लेकर के रखा है वो कितना कटा, आपको कुछ अलग से कंपनी से मिलने वाला है, अगर आपका शिफ्ट बेस्ड अलाउंस है, शिफ्ट बेस्ड अगर आप शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट अलाउंस में दुगना पैसा दिया जाता है, कहीं पे भी काम होता है तो जो लोग शिफ्ट में होते हैं उनका नाइट का अलग पैसा बनेगा ना। मान लीजिए कि बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं, उनको कुछ कमीशन, सेल्स वगैरह मार्केटिंग में आप देखेंगे जनरली ना कि कमीशन दिया जाता है एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के बाद। इन दैट केस यू विल बी गेटिंग कमीशंस हियर, राइट? इन दैट केस पेरोल में, यानी हर एक तरीके से जिस तरीके से सैलरी आपकी डिफरेंट हो सकती है, वो सारा प्रोसेस पेरोल में किया जाता है। अंडरस्टूड? ओके, पोस्ट पेरोल I will explain it to you in the next class. लेकिन अभी somebody stand up and tell me what is pre-payroll and payroll. Tell me Muskan. नहीं क्यों? I just explained. You want to say something? Collection of data and verification. Verification भी बोलोगे तो verified data ही डालोगे ना पेरोल में, सैलरी बनने के पहले। पेरोल मैनेजमेंट नहीं है ये, पेरोल प्रोसेस। यहाँ सैलरी बन के तुम्हारी नेट सैलरी इन हैंड सैलरी आती है। ओके, यू स्टैंड अप लास्ट बेंच, खड़े होइए, बताइए। बनाया गया होगा सैलरी का लिस्ट, सैलरी का लिस्ट पेरोल के पहले कैसे बन जाएगा? यही तो प्रोसेस है जहाँ सैलरी बनती है। आप लोग सुन नहीं रहे हैं? बोलो। पहले रिव्यू करें उसके बाद में बनाएंगे। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होता है, पहले डेटा कलेक्ट होता है। अभी हम इसीलिए एक्सप्लेन किया आपको डेटा और इंफॉर्मेशन। हम बोले तो आपको मैनेजमेंट के स्टूडेंट की तरह बात कीजिए, ऐसे कुछ भी नहीं बोल देना है। बताओ, कोई बीच में बोलने की आदत खराब है? दिस इज द थर्ड टाइम आई एम टेलिंग यू इन द क्लास।
तुम्हारे दोस्त है, दोस्ती वाली क्लास के बाद गलत बात नहीं करो अभी। बोलो नहीं है, बैठो। यू टेल मी। सिर्फ प्री पेरोल बताओ पहले इनको। प्री पेरोल क्या होता है? डाटा कलेक्शन करना, इंफॉर्मेशन को फिर डाटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन हाँ, वेरीफाइड डेटा कलेक्शन। हाँ, वेरी गुड। प्लानिंग पार्ट। तुम लोग की पॉइंट्स तो एकदम ओमिट करते चले जाते हो। प्लानिंग पार्ट और मेजर बोले क्यों नहीं? मार्क लगाया हुआ है। ठीक है भाई, करते हैं। आई एम सॉरी। मने मने बोल रहा हूँ। आपको आप मैम ये बोल रहा है लेकिन आप तो सुन नहीं रहे तो इसका मतलब क्या होगा? Pre-payroll is mostly the planning part and data collection and verification of data. ठीक है? To make it information. Payroll क्या होता है? बताओ। लिस्ट नहीं, ये payroll process. इसमें होता है कि एम्प्लॉइज का बिना प्रोसेस के कोई भी पोजीशन है तो पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको सैलरी एक्स्ट्रा मिलना, अगर डे में कर रहा है और नाइट में कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलना, ऐसा तो प्रोसेस में होता है। प्रोसेस में होता है। और बताइए। बोलो, तुम बोलो। क्या होता है? What's your name? नीतीश ना? हाँ, you tell me. Payroll में क्या होता है? हाँ, process of arriving at the net salary. अब तुम बोलो, तुम्हारी बात सुनो। Process of arriving at the net salary is known as payroll. Post payroll थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी टाइम कम है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिफाई द पोजीशन। हाँ उसी में होता है, लेबर को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पोजीशन दिया जाता है। पोस्ट पेरोल में नहीं होता है।